हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के सीरीज को हमने चालू कर दिया है। इससे पहले के दो वीडियो हमने ज्योग्राफी पर बनाया था, जिसमें क्लास 9th और क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का साइंस क्लास 9 का साइंस को देखेंगे। इसमें हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, क्लास 9th का चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इस कारण से हो सकता है 2 वीडियो बन जाए इसका, लेकिन इसको आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें जो भी चीज़ दिया रहेगा बेसिक से समझेंगे उसको। देखिए, ये एनसीईआरटी अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे बीच से लाइन के बीच से क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन भी इसी लाइन में से दिया रहता है। तो इसलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम उसी के लिए आपको एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किए हैं। पढ़ तो आप अकेले भी सकते हैं, लेकिन हमारे साथ पढ़ने में आपको मन लगेगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम जाया ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगला जो भी वीडियो आप अपलोड होगा, जो भी नया अपडेट्स मिलेगा, उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचे। तो आज का जो चैप्टर है, अध्याय 1, उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे पास जो भी चीज है, हमारे अगल बगल के जो भी चीज है, जो भी चीज हमें दिखाई दे रहा है, वो सभी क्या है? एक कुछ न कुछ पदार्थ है। आप देखिएगा उसमें कुछ न कुछ क्या होता है? भार होता ही है। ठीक है, वो कुछ न कुछ क्या स्थान घेरता ही है। ठीक है ना, क्या स्थान घेरता ही है। तो ये सभी क्या है? इसके पदार्थ के गुण है, जिसको आप लोग द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है ना, द्रव नहीं, द्रव्य। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर में कह रहा है, आपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है, हमारे संसार में जितने भी वस्तु हैं सभी एक जैसे नहीं है। किसी का साइज बड़ा है, किसी का आकार बड़ा है, किसी का आकृति अलग अलग। सभी चीज क्या है? अलग अलग है। जैसे देखिए, कोई पेड़ बड़ा बहुत बड़ा है, कोई सा पौधा बहुत छोटा होता है। ये सभी क्या है? वस्तु ही तो है। कह रहा है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है। यानी कि जिस चीज से वो बना हुआ है, वो क्या कहलाया? पदार्थ कहलाया। आप अभी जो मोबाइल देख रहे हैं, ये भी क्या है? एक पदार्थ है। ये भी किसी न किसी चीज के मिल करके बना है। उसके बाद कह रहा है, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ है। यानी कि ये समझिए, रेत का एक कण भी क्या है? एक पदार्थ ही है। पानी की एक बूंद भी क्या है? एक पदार्थ है। क्योंकि पानी का बूंद भी क्या करता है? स्थान घेरता है। इसमें भी कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। रेत का कण भी क्या करता है? कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। इसमें भी क्या होता है? कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इस कारण से ये सभी क्या है? पदार्थ है। ठीक है, कह रहा है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। हम आपको पहले बताए क्या होता है? सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है। ये कुछ स्थान घेरती है, जिसे आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आयतन कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या करती है? स्थान घेरती है। जैसे पानी, अब 1 लीटर पानी वो स्थान घेर रही है एक डिब्बे में, लेकिन उसको किसी में पलट जाता है तो अब अधिक स्थान घेरती है, लेकिन क्या करती है? स्थान जरूर घेरती है। आगे कह रहा है, प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। यानी कि मनुष्य जो है पहले से ही खोजी प्रवृत्ति का है। ठीक है ना, तो वो अब मनुष्य जो डेवलप किया, कुछ न कुछ नया चीज खोजते खोजते ही डेवलप हुआ। आज जब हम लोग इतने डेवलप हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का ही प्रयास रहा है। कह रहे, भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। ठीक है ना, क्या भारत के जो दार्शनिक हैं, ठीक है ना, उन्होंने पदार्थ कितने 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। किसमें? जिसमें आप लोग को हवा, पानी, ये सब जो आता है, ये सब क्या होता है? वो भारतीय दार्शनिक के द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण है। ठीक है ना, तत्वों का। तो ये 5 तत्व हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये सभी क्या है? पंच तत्व हैं। किसके द्वारा? भारतीय दार्शनिक के द्वारा। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो।
उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो पहले के समय के यूनानी दार्शनिक भी थे, उन्होंने पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था। तो कहने का मतलब क्या था कि यूनानी के जो भी दार्शनिक थे वो भी पदार्थ को किस प्रकार वर्गीकृत किया, तो पंच तत्व के तहत किया था। कौन कौन पंच तत्व में क्या क्या आते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सभी क्या है? पंच तत्व हैं। ठीक है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया है। यानी कि भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पर, यानी कि पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया। किसने? आधुनिक वैज्ञानिकों ने। ठीक है। लेकिन कह रहा है अब इस अध्याय में जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है। किसके आधार पर पढ़ेंगे? भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे। आगे है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। पदार्थ कैसा होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। बहुत समय तक पदार्थों की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। यानी कि क्या कह रहा है, जो पहले जो प्रचलित विचारधाराएं थी, कौन कौन सी थी? एक तो था जो लकड़ी की तरह होता है, और दूसरा कैसा था? रेत की तरह होता है। ठीक है। लेकिन कह रहा है एक क्रियाकलाप के द्वारा आपको, इसमें कहा गया है एक क्रियाकलाप करने के लिए, ठीक है ना, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये सतत है या कणों से मिलकर के बना हुआ है। क्या ये पदार्थ जो है ये सतत है या कणों से मिलकर के बना हुआ है? ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कहा है कि एक बीकर लेना है जिसमें आधा जल भर देना है। ठीक है ना। और फिर उसमें नमक या चीनी मिला देना, और फिर उसमें मिला देना, घोल देना। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि ये सतत है कि सतत है या कणों से बने हुए हैं। ठीक है ना, या घुलनशील है। अब ये आप लोग जब क्रिया कीजिएगा तो उसके अनुसार जो होता है, जो ये चीज स्वीकारना पड़ेगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। कैसे होते हैं? कणों से बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे तरह से पानी में घुल गई है। ठीक है ना। कैसी क्या हो गई है? पूरे पानी में घुल गई है। ये जो चित्र दिखाया गया, जिसके तहत यहाँ आगे चित्र है, जिसके तहत क्या होता है, पानी पूरा पूरी नमक पानी में पूरा पूरी घुल चुका है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या है? घन मीटर है। लेकिन हम लोग आयतन जो है, जैसे कोई भी चीज, दूध हो गया, पानी हो गया, उसको किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। किसमें? लीटर में मापते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। लेकिन जो उसका आयतन होता है उसको कैसे मापा जाता है? घन मीटर में। ठीक है ना। किसमें? मीटर क्यूब में। किसमें मापा जाता है? मीटर क्यूब में। ठीक है। आगे देखते चलते हैं। आगे प्रयोग किया गया था, जो आपको कहा गया था प्रयोग करने के लिए, जिसके तहत क्या, जल में नमक मिलाना था। और जल क्या हो गया था? आप इससे ये पता चला था कि पदार्थ क्या होते हैं? कणों से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर दिया गया इसका निष्कर्ष क्या होता है? जल में नमक घोलते हैं तो नमक कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती है। क्या होता है? रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से यहीं से क्रिएट होता है कि जब जल में नमक घोलते हैं तो उसके कण क्या हो जाते हैं? तो कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। क्या हो जाता है? रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है। चलो आगे देखिए कि कह रहा है ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इतने छोटे तक जिसके बाद कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब एक और आपको क्रियाकलाप दिया गया है जिसके तहत आपको यह पता चल जाएगा कि ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। इस क्रियाकलाप को आप लोग एक बार बुक में जरूर देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हम अब जो ये निष्कर्ष जो होगा वो देखिए, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर पानी रंगीन नजर आता है। जब आप उसमें क्या कहा, तो यानी कि कोई पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने के लिए कहा था। ठीक है। जब मिलाते जाते थोड़ा देते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें रंगीन दिखता है, लेकिन और ज्यादा देते तो और रंगीन दिखने लगता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? आगे देखिए, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों ने पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। ठीक है ना। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा कण, छोटा सा क्रिस्टल 1000 लीटर पानी को रंगीन कर देता है। इसमें हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम
परमैग्नेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, यानी कि एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, ठीक है। अंततः एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, यानी कि एक ऐसा समय आता है जब इसको और भी तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे ये है, इसको आप मान लीजिए ये है, इसको तोड़ते 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 तोड़ते, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसको आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही निकल करके आ रहा था कि किसी भी चीज का, पदार्थ का जो होता है कण, वो कई चीजों से मिलकर बना होता है, छोटे 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 कणों से मिलकर के बना होता है, लेकिन कभी कण का ऐसा पार्ट होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। आगे कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर इसकी महक हमें मिलती रहती है, यानी कि डिटॉल से भी क्या होगा, आप डिटॉल मिलाते जाइएगा कितना भी लीटर में, तो हल्का फुल्का महक मिलते रहता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, यानी कि पदार्थ के कण के जो अभिलक्षित गुण है उसको हम लोग देखेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहे क्रियाकलाप 1 और 2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दूसरे में समावेशित। चाय जब बनाते हैं तो उसमें दूध में चाय पत्ती मिलाया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें समावेशित हो जाता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे कह रहा है पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होती है, ठीक है। कैसी होती है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती है, ठीक है। इससे पहले क्या देखे आप, पदार्थ का कण जो होता है, कणों के बीच क्या होता है, एक रिक्त स्थान भी पाया जाता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और दूसरा क्या, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। कह रहा आप अपनी कक्षा में किसी कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रक्षेपण को नोट करें, यानी कि अगरबत्ती पहले तो आप बंद अगरबत्ती, आपको कहा जा रहा है कि पहले आप बंद अगरबत्ती को रखिए बाहर किसी कोना में, और आपको कहां तक, कितनी दूर तक उसकी सुगंध पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन आपको अगला जो कह रहा है कि अगरबत्ती को जला देने के बाद आपको सुगंध कहां तक मिल जाती है, इस क्रियाकलाप में यही कहा जा रहा है। तो यानी कि इससे पता ये चलेगा आपको कि पदार्थ कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अगला क्रियाकलाप ये भी है कि आप इसके माध्यम से भी ये समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। कह रहा है उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा, सो आगे देखते हैं। पदार्थ का निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। याद रखिएगा, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी तैयारी में, पदार्थ के कण के क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज और, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जब तापमान बढ़ेगा तो पदार्थ का जो कण होता है उसमें क्या होते हैं, गति तेज हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जब तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है, तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ तापमान बढ़ने से पदार्थ के कण में क्या होती है, गतिशील अधिक हो जाती है, ठीक है ना, गतिशील अधिक हो जाती है। किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है ना, किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण। आगे देखिए, उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप में ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। यानी कि ये जो तीनों क्रियाकलाप आप देखे उसमें क्या पता चला कि पदार्थ तो निरंतर गतिशील है ही, ये भी पता चला आपको। लेकिन एक चीज और देखिए, पदार्थ कण क्या अपने आप में एक दूसरे को क्या करते हैं, अंतः मिश्रित कर देते हैं। जैसे अगरबत्ती वाला आप देखिए, अगरबत्ती जलने के बाद वो वायु में क्या हुआ, मिश्रित हो गया, और मिश्रित होकर के हमारे नाक तक पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। ऐसे कणों
क्या करा, ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। इससे पहले आप देखें कि दो कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाया, पर्याप्त रिक्त स्थान पाया जाता है, लेकिन अंतः मिश्रित जो हो जाता है किसके कारण, तो वो दो पदार्थों के रिक्त स्थान, दो कणों के रिक्त स्थानों के समावेशन के कारण, किसके, समावेशन के कारण होता है। याद रखिएगा किसके कारण होता है, समावेशन के कारण होता है। अब आगे कह रहा है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, क्या, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो आपको ऑप्शन में विसरण, परासरण कुछ भी दिया रहे, इसलिए याद रखिएगा आप क्या, विसरण, ठीक है ना। आगे देखिए, क्या हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो जब आप इससे पहले पढ़े थे कि गर्म करने पर क्या, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, पदार्थ के कणों में क्या, गतिशीलता भी बढ़ती है, और साथ साथ जब ये विसरण होता है तो गर्म करने पर विसरण भी क्या होता है, तेज हो जाता है। क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है आगे हम लोग जानेंगे। देखिए उसके बाद कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इससे पहले आप पदार्थ के दो लक्षण पढ़े, ठीक है ना, क्या क्या पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त खाली स्थान भी होता है, पदार्थ हमेशा, पदार्थ कण क्या होता है, हमेशा गतिशील होते हैं। तीसरा कह रहा है पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, पदार्थ कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ये क्रियाकलाप कर रहा है, देखिए ये क्रियाकलाप कर रहा है इस खेल के मैदान में खेलें। आगे बताएं कि बताए गए ढंग से चार समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह इदमिसमी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे कसकर पकड़ ले। ये आपको क्रियाकलाप है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इससे बहुत सारा चीज सीख मिलता है। हालांकि इसको हम इसको बता देते पूरा। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। पहला क्या था, नर्तकी के रूप में, दूसरा क्या था, मानव श्रृंखला। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छू करके मानव श्रृंखला बना ले, ठीक है ना। पहले तो कस करके पकड़ना था, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ना था, और तीसरा जो समूह था केवल उंगली पकड़ के, ठीक है। और चौथा समूह है उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। यानी कि जो चौथा जो समूह होगा उस सबको तोड़ करके और छोटा छोटा समूह बनाने का। तो आगे आगे देख क्या कह रहा है, किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। तो आप जो है किस समूह को सबसे पहले जो कस करके पकड़ा था उसको तोड़ सकते हैं, या सिर्फ हाथ पकड़ा था उसको तोड़ सकते हैं, सिर्फ जो उंगली छू करके बनाया था समूह उसको आप तोड़ सकते हैं। तो इससे तो पता चल जाएगा जो सबसे पहले उंगली जो छू करके बनाया गया था तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह के कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। तो जो कस के पकड़ा था वो अधिक बल से पकड़ रखा था, वो यानी कि पहला वाला जो था वो सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। ये क्रियाकलाप इसी तरह है, इस क्रियाकलाप को आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसका देखिए कह रहा है उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, ठीक है ना, एक साथ बांधे रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो आप क्या कहा, आपको एक बार फिर समझिए, आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रत्येक पदार्थ का सामर्थ्य बल कैसा होता है, तो अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितने अवस्था के कितने प्रकार की होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, इस सब चीज को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन इस एनसीईआरटी के तहत हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो हम लोग जानते हैं पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्था होती है। लेकिन चौथा कौन सा, प्लाज्मा, और पांचवा बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लोग जानेंगे। कह रहा आपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। कैसे, कितने रूप में होते हैं, 3 रूप में, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 रूप कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। आपसे क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाए कि ये ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं बांटे किसके आधार पर, तो कणों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर। किसके आधार पर, कणों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर बांटी गई है। याद रखिएगा इस चीज को। फिर अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों को
विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहला ठोस है। अब एक क्रियाकलाप दिया गया है, एनसीईआरटी का क्रियाकलाप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, इसलिए क्रियाकलाप को इग्नोर मत कीजिएगा। यहां पर कह रहा है क्रियाकलाप जो है इसको निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई, लकड़ी और लकड़ी की छड़, ये सब एकत्रित कीजिए आप, उसके तहत ये आप लोग क्रियाकलाप कीजिएगा तो आप समझिएगा जो पदार्थ की ठोस अवस्था को। ठीक है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखांकित कीजिए। क्या इन सभी की निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? क्या आप देखिए ये सब जो आप अभी सभी चीज को एकत्रित किए थे, लकड़ी की छड़, रबर, ये सब चीज को, तो आप जो इसको पेंसिल से क्या कहा घुमा करके, ठीक है ना, उसको देखिए तो क्या आप सबका आकार जो है एक जैसा होता है क्या? नहीं ना, सबका के आकार क्या होगा? अलग अलग होगा। उसके बाद कह रहा है आयतन भी क्या होता है? सबका अलग अलग होगा। सीमा मतलब जो बीमा होती है वो भी इसकी क्या होगी? सबकी अलग अलग होगी। कह रहा है इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? तो इस पर जो हथौड़ा मारेंगे, रबर पर क्या होता है, ठीक है, लोहे पर क्या होता है, लकड़ी पर क्या होता है, ये सब चीज, क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, इसका संपीड़न होता है। तो ये सब चीज करने से आपको ये जानकारी मिलेगी कि ठोस में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों के ठोस के, ये सभी किसका उदाहरण है? ठोस का है। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। सबसे कम जो संपीड़ितता होती है किसमें होती है? ठोस में होती है। और सबसे अधिक जो संपीड़ितता होती है किसमें होती है? गैस में होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, यानी कि आप लोहे की किसी छड़ को दबाइएगा हाथ से तो क्या अपना आकार खोएगा? नहीं है, क्या होगा? आकार बराबर ही रहेगा। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। क्या निम्नलिखित पर विचार कीजिए, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? यह खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती है, क्या ये ठोस है? क्या स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, ऐसा क्यों? आगे देखिए इसमें जो कह रहा है ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। यानी कि रबर को जब खींचते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, लेकिन जब छोड़ देते तो फिर अपने आप सिकुड़ करके अपने स्थान पर आ जाता है। इस कारण से रबर क्या हुआ? तो रबर ठोस है। ठीक है, अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। रबर जब होता है, रबर को आप अधिक खींचिएगा तो क्या होता है? टूट जाता है। अब आगे देखिए कह रहा है चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें, किसी प्लेट या जार में रखें, ठीक है, किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार में नहीं बदलते, यानी कि ये छोटा छोटा इसके जो क्रिस्टल होते हैं इस बराबर वो आकार नहीं लेता। आगे कह रहा है स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसमें वायु का समावेश होता है। क्या होता है? इसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु जो होता है वो बाहर निकल आता है। इसका क्या होता है? इस कारण से संपीड़न संभव हो पाता है। तो ऊपर जो तीनों क्वेश्चन पूछा गया था ये इसका तीनों का जवाब था। तो स्पंज भी क्या है? आपका ठोस ही है, यानी कि वो क्यों किसके कारण वो दब जाते हैं? तो वायु के समावेशन के कारण दब जाते हैं। किसके कारण दब जाते हैं? वायु के समावेशन के कारण दब जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से आज की वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में, और इसके साथ साथ उसका जो सारांश होगा ये भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को हम बता देंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी साथी इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।